जय हिंद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने इससे पिछले वाले सेशन में देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिलेटरली बिना हमारे लीडर से कंसल्ट किए इंडियन सपोर्ट को डिक्लेयर कर देगी फॉर द वॉर। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करेगी तो हमारे लीडर्स ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या था, हमारे लीडर्स के ओपिनियंस क्या थे, उस सब के बारे में हमने पढ़ा था, बातचीत की थी। हमने बहुत ब्रीफली बात की थी गवर्नमेंट के एटीट्यूड के बारे में और देखा था कि गवर्नमेंट का जो ओवरऑल एटीट्यूड था वो बेहद नेगेटिव था। उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले डिटेल में बात करेंगे गवर्नमेंट के एटीट्यूड के बारे में। जब गवर्नमेंट का ओवरऑल एटीट्यूड नेगेटिव दिखेगा तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर देंगी। जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन करेंगी तो एक बार फिर से बातचीत शुरू होगी कि क्या हमें इमीडिएट मास सत्याग्रह को लॉन्च करना चाहिए सरकार के अगेंस्ट में। इसके ऊपर हमारे लीडर्स के ओपिनियंस क्या थे उसके बारे में आज अपन बात करेंगे, पढ़ेंगे। इसी बैकड्रॉप में कांग्रेस का रामगढ़ सेशन होगा। इस रामगढ़ सेशन में क्या कामकाज किया गया उस कामकाज के बारे में आज अपन पढ़ेंगे और फाइनली हम बात करेंगे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट के एटीट्यूड के बारे में। और हमने पिछले ही सेशन में देखा था कि गवर्नमेंट का जो ओवरऑल रिस्पॉन्स था वो पूरी तरीके से नेगेटिव था। जैसे कांग्रेस ने गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप अपने वॉर एम्स को डिक्लेयर करो, लेकिन सरकार अपने वॉर एम्स को डिक्लेयर नहीं करेगी। कांग्रेस ने सरकार को ये कहा था कि इमीडिएटली सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाए, लेकिन सरकार का रिस्पॉन्स क्या था? सरकार ने कहा कि हम सभी कम्युनिटीज़ के साथ में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अमेंड किया जा सकता है। मतलब सरकार का जो ओवरऑल एटीट्यूड है वो बेहद नेगेटिव है। सरकार हमारे लीडर्स की किसी भी डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का हिडन एजेंडा क्या था? बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस को प्रवोक करना चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि कांग्रेस को उलझा के रखो, कांग्रेस की किसी भी डिमांड को मानो मत और किसी भी तरीके से कांग्रेस को प्रवोक करो। कांग्रेस को प्रवोक करो ताकि कांग्रेस कोई छोटी मोटी गलती करे और जैसे ही कांग्रेस कोई छोटी मोटी गलती करेगी हम ड्रैकोनियन पावर्स को यूज़ करेंगे। बहाना मिल जाएगा ना। फिर तो सरकार बोलेगी कि देखो एक तरफ तो कितना हैवी वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ ये कांग्रेस हमें परेशान कर रही है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और एग्जैक्टली सरकार यही चाह रही थी कि कैसे भी कांग्रेस को प्रवोक किया जाए, कैसे भी कांग्रेस कोई छोटी मोटी गलती करे ताकि सरकार ड्रैकोनियन पावर्स को यूज़ करके कांग्रेस को सप्रेस कर सके, ताकि सरकार अपनी पावर्स को यूज़ करके कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाल सके। बिकॉज अगर कांग्रेस सप्रेस हो जाएगी, कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये जो बातचीत हो रही है कि यार हम वॉर को सपोर्ट तब करेंगे जब हमारी इन डिमांड्स को माना जाएगा, ये बातचीत ही खत्म हो जाएगी। तो सरकार मौका ढूंढ रही थी, सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को प्रवोक किया जाए। इनफैक्ट इसी फेज के दौरान बहुत सारी ऐसी पावर्स दी गई सरकार को जो कि बेहद रिप्रेसिव थी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अमेंड किया गया और अमेंड करके सरकार को इमरजेंसी पावर्स दी गई। डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को सेम उसी दिन लाया गया जिस दिन वॉर को डिक्लेयर किया गया था। मई 1940 में एक ड्राफ्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस को तैयार किया गया और ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस है, ये जो ड्राफ्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस है, इनके जो प्रोविजंस थे वो बेहद सीवियर प्रोविजंस थे। इनके थ्रू सिविल लिबर्टीज़ को रातों रात छीना जा सकता था। मतलब सरकार पूरी तरीके से तैयार थी कि कांग्रेस कोई छोटी मोटी गलती कर दे। सरकार पूरी तरीके से कांग्रेस को प्रवोक कर रही थी कि कांग्रेस कोई गलती करे तो सही। जैसे ही कांग्रेस कोई गलती करेगी हम इन ड्रैकोनियन पावर्स को यूज़ करेंगे कांग्रेस को सप्रेस करने के लिए, कांग्रेस को दबाने के लिए, कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डालने के लिए। इनफैक्ट सरकार ये भी चाह रही थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को पेंट कर दिया जाए, कांग्रेस को दिखा दिया जाए ऐसा कि कांग्रेस जापान को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस जर्मनी को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस इस फासिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि हमने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया है डेमोक्रेसी के लिए, हमने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया है फ्रीडम के लिए, और अगर कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती है तो कांग्रेस डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती है तो कांग्रेस फ्रीडम को सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है विच मीन्स कि कांग्रेस एक तरीके से जापान को सपोर्ट कर रही है, जर्मनी को सपोर्ट कर रही है, इस फासिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है। और इससे क्या होगा? दुनिया भर में कांग्रेस के जितने भी सिंपैथाइजर्स हैं वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। बिकॉज उनको क्या लगेगा कि कांग्रेस तो प्रो जापान है, कांग्रेस तो प्रो जर्मनी है। तो सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए
और किसी भी तरीके से कांग्रेस को प्रोवोक किया जाए ताकि कांग्रेस कोई छोटी मोटी गलती करे और कांग्रेस को सप्रेस कर दिया जाए, कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाल दिया जाए। इनफैक्ट इसी फेज के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेटलैंड जो हैं वो कहेंगे कि कांग्रेस इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। वो कहेंगे कि कांग्रेस सभी इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है, कांग्रेस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या दिखा रहा है कि सरकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। ये क्या दिखा रहा है कि सरकार हमें एक बार फिर से कम्युनल लाइंस पर डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। मतलब सरकार का एटीट्यूड पूरी तरीके से नेगेटिव है। और जब हमारे लीडर्स को ये दिखा कि सरकार का एटीट्यूड पूरी तरीके से नेगेटिव है, जब हमारे लीडर्स को ये दिखा कि सरकार मौका ढूंढ रही है कांग्रेस को सप्रेस करने का, दबाने का, जब हमारे लीडर्स को ये दिखा कि सरकार हमें कम्युनल लाइंस पर डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, तो हमारे जितने भी कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज थे जो कि प्रोविंसेस में बने थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिज़ाइन करेंगे। अक्टूबर 23, 1939 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 2-3 चीज़ें कही गई। एक तो वायसरॉय का जो स्टेटमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था कि अक्टूबर 17 को वायसरॉय लिनलिथगो का स्टेटमेंट आया था और इस स्टेटमेंट के थ्रू वायसरॉय ने मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स को यूज करने की कोशिश की थी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। इस वायसरॉय के स्टेटमेंट को कांग्रेस पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगी। कांग्रेस डिसाइड करेगी कि हम वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। और तीसरा, कांग्रेस डिसाइड करेगी कि कांग्रेस की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो रिजाइन कर देंगी। और रिजाइन क्यों कर रही हैं? बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिना हमारे लीडर से कंसल्ट किए इंडियन सपोर्ट को डिक्लेयर कर दिया फॉर दी वॉर। और कांग्रेस जितने भी ऑफर्स प्रपोज कर रही है सरकार को, उन ऑफर्स को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बैकड्रॉप में कांग्रेस की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो रिजाइन कर देंगी। और जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रिजाइन करेंगी तो एक बार फिर से सवाल खड़ा होगा कि क्या हमें सरकार के अगेंस्ट में इमीडिएट मास सत्याग्रह को लॉन्च करना चाहिए। और इसके ऊपर अलग अलग लीडर्स के अलग अलग व्यूज थे। हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था कि गांधी जी तो ये कह रहे थे कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमें ब्रिटेन को अनकंडीशनली सपोर्ट करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे थे कि किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही इंपीरियलिस्टिक पावर्स हैं, हमें तो मास मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। नेहरू ये कह रहे थे कि देखो ये जो अलाइड पावर्स हैं, ये जो ब्रिटेन है, इसका कॉज जो है वो जस्ट है, वो ठीक है, कॉज सही है, तो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई मास मूवमेंट नहीं लॉन्च करना चाहिए, लेकिन हाँ हमें फ्रीडम की डिमांड रखनी चाहिए, हमें फ्रीडम डिमांड करना चाहिए। ये पहले से ही चला आ रहा था। जब कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया तो एक बार फिर से डिबेट शुरू हुई और इस डिबेट में गांधी जी और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इमीडिएट स्ट्रगल को लॉन्च करने के फेवर में नहीं थे। उसके 2-3 रीजंस थे। गांधी जी का ये कहना था कि ये जो अलाइड पावर्स हैं, अलाइड पावर्स मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड वगैरह जो एक साइड से लड़ रहे थे, ये जो अलाइड पावर्स हैं इनका कॉज ठीक है, इनका कॉज जस्ट है। बिकॉज अलाइड पावर्स लड़ रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, अलाइड पावर्स लड़ रहे थे फ्रीडम के लिए, अलाइड पावर्स लड़ रहे थे फासिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में। तो गांधी जी का ये कहना था कि इनका कॉज जस्ट है, पहले फासिस्ट आइडियोलॉजी को डिफीट करना ज़रूरी है, तो ये टाइम सही नहीं है सरकार के अगेंस्ट में स्ट्रगल को लॉन्च करने का। दूसरा, गांधी जी का ये भी कहना था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी नहीं है, हमारे अगेंस्ट में मुस्लिम लीग खड़ी हुई है और अगर अभी हम कोई स्ट्रगल लॉन्च करने की कोशिश करेंगे तो कम्युनल राइट्स होने का खतरा है। गांधी जी का ये भी कहना था कि हमारी जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कमज़ोर है, वो खुद भी कन्फ्यूजन में है। बिकॉज अलग अलग पावर सेंटर्स बने हुए हैं, एक तरफ बोस साहब खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ नेहरू साहब खड़े हुए हैं, तीसरी तरफ खुद गांधी खड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पावर सेंटर्स बने हुए हैं जिनकी वजह से कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कन्फ्यूजन में है, वो कमज़ोर है। और चौथा, गांधी जी का ये भी कहना था कि मासेस भी अभी स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है। और इन रीजंस की वजह से गांधी जी ये कह रहे थे कि अभी हमें इमीडिएट स्ट्रगल लॉन्च नहीं करना चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कि हमें कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कि हमें मासेस के बीच में जाना चाहिए और उनको प्रिपेयर करना चाहिए एक लंबे स्ट्रगल के लिए। उनके बीच में जाओ, कामकाज करो और उनको तैयार करो एक लंबे स्ट्रगल के लिए। और गांधी जी का ये भी कहना था कि जितने भी पॉसिबल मीडियम्स हैं हमें उन सब को यूज़ करना चाहिए सरकार के साथ में नेगोशिएट करने के लिए। बातचीत करो, कोशिश करो कि सरकार हमारी कुछ डिमांड्स को मान ले। हालांकि सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो बेहद नेगेटिव है,
लेकिन उसके बावजूद गांधी क्या कह रहे हैं कि कोशिश करो नेगोशिएट करने की, कोशिश करो कि सरकार हमारी किसी डिमांड को मान ले। अगर सारे मीडियम्स के थ्रू भी कोई नेगोशिएशन ना हो तो फिर हम लॉन्च करेंगे स्ट्रगल। बेसिक, बहुत सिंपल सी बातचीत। एक तो हमने देखा कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था। गवर्नमेंट का एटीट्यूड पूरी तरीके से नेगेटिव था। गवर्नमेंट मौका ढूंढ रही थी कि कांग्रेस कोई गलती करे और कांग्रेस को सप्रेस किया जाए। गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से इंडियंस को कम्युनल लाइंस पर डिवाइड किया जाए। और जब सरकार की तरफ से कोई होप बची नहीं तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देंगे। जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रिजाइन करेंगी तो एक बार फिर से सवाल खड़ा होगा कि क्या हमें सरकार के अगेंस्ट में इमीडिएट मास सत्याग्रह को लॉन्च करना चाहिए। और गांधी जी का मानना यह था कि हमें इमीडिएट सत्याग्रह को लॉन्च नहीं करना चाहिए। उसके 3-4 रीजंस हैं। एक तो अलाइड पावर्स का जो कॉज है वो जस्ट है। दूसरा, लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। तीसरा, कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कंफ्यूजन में है, वो भी कमजोर है। और चौथा, अभी मासेस भी रेडी नहीं है अकॉर्डिंग टू गांधी। गांधी ये कह रहे थे कि हमें पहले तो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। दूसरा, हमें मासेस के बीच में जाना चाहिए और उनको एक लंबे स्ट्रगल के लिए तैयार करना चाहिए। और तीसरा, हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए सरकार के साथ में नेगोशिएट करने की। अगर ये सारी चीज़ें फेल हो जाएं, ये नेगोशिएशंस फेल हो जाएं, तब हमें बात करनी चाहिए स्ट्रगल के बारे में। अच्छा, एक तरफ कांग्रेस ये सारी चीज़ें कर रही थी, उतनी ही देर में जनवरी 1940 में वायसरॉय लिंगलिथगो का एक स्टेटमेंट आएगा। और लिंगलिथगो क्या कहेंगे कि डोमिनियन स्टेटस देना, इंडिया को आफ्टर द वॉर डोमिनियन स्टेटस देना ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का गोल है। मतलब सरकार थोड़ा सा चीज़ों को पैसिफाई करने की कोशिश कर रही है, एक्चुअल में कुछ नहीं कर रही है। एक्चुअल में हमें डोमिनियन स्टेटस दिया नहीं गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यार वॉर में हमें सपोर्ट कर दो, वॉर के बाद हमारा गोल है आपको डोमिनियन स्टेटस देना। मतलब यहाँ भी सरकार किसी भी तरीके से चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, पैसिफाई करने की कोशिश कर रही है। अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एक तरफ लीडर्स में बातचीत हो रही है कि हमें इमीडिएट मास स्ट्रगल को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए लॉन्च। दूसरी तरफ लिंगलिथगो ने ये कह दिया है कि डोमिनियन स्टेटस देना आफ्टर द वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट का गोल है, हमारी यही पॉलिसी है। लेकिन ये एक तरीके से चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश की गई। और इस बैकड्रॉप में कांग्रेस का सेशन होगा रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ पे? आज के झारखंड में। रामगढ़ का सेशन हुआ कब? मार्च 1940 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ सेशन कब हुआ? मार्च 1940 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। इस सेशन में सारे लीडर्स के बीच में एक अग्रीमेंट था कि हमें सरकार के अगेंस्ट में किसी न किसी फॉर्म की स्ट्रगल को, किसी न किसी फॉर्म की बैटल को लॉन्च करना चाहिए। लेकिन किस फॉर्म में लॉन्च किया जाए उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट था। जैसे गांधी जी तो पूरी तरीके से अनकंडीशनल सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे इनिशियली। बोस साहब ये कह रहे थे कि सपोर्ट की कोई बात ही नहीं है, आप तो सीडीएम को लॉन्च करो, आप तो मास स्ट्रगल को लॉन्च करो। और नेहरू साहब का ये कहना था कि देखो कॉज जस्ट है, तो अभी हमें स्ट्रगल को लॉन्च नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ फ्रीडम की डिमांड सरकार के सामने रखनी चाहिए। सारे लीडर्स एक चीज़ पे अग्री कर रहे थे इस रामगढ़ सेशन में कि भाई हमें किसी न किसी तरीके का बैटल, किसी न किसी तरीके का चैलेंज, किसी न किसी तरीके का स्ट्रगल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लॉन्च करना चाहिए। लेकिन किस फॉर्म में उस स्ट्रगल को लॉन्च किया जाए इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट था। ये जो रामगढ़ सेशन है ये पूरी तरीके से गांधी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। गांधी जी को बोल देगा कि आप डिसाइड करो, आपको हम पूरी पावर दे रहे हैं, आप डिसाइड करो कि किस समय पे स्ट्रगल को लॉन्च करना है और किस फॉर्म में स्ट्रगल को लॉन्च करना है। और इसी पावर को यूज़ करते हुए गांधी जी आगे चल के इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च करेंगे, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगले ही सेशन में। रामगढ़ सेशन कब हुआ? मार्च 1940 में। प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। इस रामगढ़ सेशन ने गांधी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप डिसाइड करो कि किस फॉर्म के स्ट्रगल को लॉन्च करना है और कब लॉन्च करना है। कांग्रेस ने यह भी बोला कि हमें सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारा गोल सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। ये जो डोमिनियन स्टेटस की बातचीत आप कर रहे हो इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं, हमारा गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और कांग्रेस ने यह भी बोला कि जब कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन ठीक हो जाएगा, जो भी इसमें कमियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, तो उसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे।
रामगढ़ सेशन मार्च 1940, प्रेसिडेंट कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ की गई कि गांधी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। गांधी जी को बोल दिया गया कि आप डिसाइड करो कि कब लॉन्च करना है स्ट्रगल को और किस फॉर्म में लॉन्च करना है स्ट्रगल को। एक तरफ सरकार कुछ कह रही है, कांग्रेस का कुछ कामकाज चल रहा है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की अपनी कहानी चल रही है। मुस्लिम लीग का सेशन होगा लाहौर में, कब? मार्च 1940 में, और इस लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। पाकिस्तान रेजोल्यूशन में बेसिकली मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड रखी। मुस्लिम लीग ने ये कहा कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में और ईस्टर्न इंडिया में जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनको अलग करके मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट को बनाया जाए। इसको कहा जाता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। कब हुआ था सेशन? लाहौर में हुआ था, और कब हुआ था? मार्च 1940 में। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है इसमें पाकिस्तान टर्म को यूज़ नहीं किया गया था। पाकिस्तान टर्म इसमें यूज़ नहीं किया गया था। हालांकि इस रेजोल्यूशन को हम बुलाते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन, बिकॉज अब आके हमें पता चल गया कि पाकिस्तान बना है तो हम बोल देते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन। लेकिन इस लाहौर के सेशन में, जो कि मार्च 1940 में हुआ था, मुस्लिम लीग ने अपने इस सेशन में पाकिस्तान टर्म को यूज़ नहीं किया था। बस सिंपली मुस्लिम लीग ने यह कहा था कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट को बनाया जाए। ये जो टर्म है पाकिस्तान, इसको सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था? रहमत अली ने यूज़ किया था। किसने यूज़ किया था? रहमत अली ने यूज़ किया था। कब? 1933 में। ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ है लाहौर के सेशन में मार्च 1940 में, इसमें पाकिस्तान टर्म को यूज़ नहीं किया गया था। ये तो बाद में जाके थोड़ा पॉपुलर हुआ टर्म, और अल्टीमेटली पार्टीशन हो जाएगा और पाकिस्तान बन जाएगा। इसके साथ में आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आगे हम बात करेंगे अगस्त ऑफर के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।